नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल अचीवर्स स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो मेरी सीरीज चल रही है एसएससी सीएचएसएल के लिए, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 4 अगस्त से जो 13 अगस्त को पेपर होंगे उन सभी के लिए, मैं तो कहता हूँ ये सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है? अब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप इस सारे क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद कमेंट बॉक्स कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं क्वेश्चन कि ये नहीं लग रहे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी यूनेस्को साइट नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि कोलकाता में है। वो यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, क्योंकि अजंता केव ये तो पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और रेड फोर्ट जो दिल्ली का है वो भी है, और काजीरंगा भी हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को ने दे रखा है। अब चलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। तो 40 अभी तक टोटल 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत की। उसमें से 32 हैं कल्चरल, 7 हैं नेचुरल और 1 है मिक्सचर। अगर बात करें कल्चरल की तो 1983 में 2 दी गई थी, अजंता और रेड फोर्ट को, जो आगरा फोर्ट को, इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। लेकिन हमारा जो आंसर होगा, अगर आपसे कोई पूछ ले पहली कौन सी है, तो आपको आंसर देना है अजंता केव्स हमारी पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेचुरल में बात करें तो नेचुरल की पहले जो 3 दी गई थी वो 1985 में दी गई थी, काजीरंगा और केवलादेव और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को। अब ये है कहाँ पर, हो सकता है आप लोगों को पता हो। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपसे अनुरोध है, मेरी करंट अफेयर की वीडियो रेगुलर फॉलो कीजिए। आपको यकीन मानिए ये सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात करें मिक्स की तो मिक्स है कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब ये है कहाँ पर, सिक्किम में है। ये 2016 में दिया गया था और इकलौती हमारे भारत की मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव्ड बाय अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो कौन सा दिया हुआ है? तो आप कहेंगे भारत रत्न। मैं कहूँगा बिल्कुल, हाईएस्ट जो हमारा होता है वो तो भारत रत्न ही है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वो तो भारत रत्न है। लेकिन अमिताभ बच्चन को भारत रत्न नहीं मिला है, उनको मिला है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन को दिया गया है, ना कि भारत रत्न। आपको ये बात याद रखनी है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अमिताभ बच्चन को पद्म विभूषण भी दिया गया और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्म विभूषण दिया हुआ है। तो बात करते हैं जो ये सिविलियन अवार्ड्स हैं इनको स्टार्ट कब किया गया था? तो 1954 को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर भारत रत्न की बात मैंने लिख रखी है, लेकिन तीनों, माफ कीजिएगा, चारों जो हमारे अवार्ड हैं, चाहे वो पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो या भारत रत्न हो, ये सभी के सब 1954 को स्टार्ट किए गए थे। भारत रत्न पहला किसको दिया गया था? तो सी राजा गोपालाचारी, राधा कृष्णन और रमन, जो हमारे सीवी रमन साहब थे, इन तीनों लोगों को पहला जो हमारा भारत रत्न था वो दिया गया था। और रिसेंटली जो अभी लास्ट दिया गया है वो 2019 में दिया गया है। 2020 में तो कोरोना वायरस चल रहा था। 2021 में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया था। तो हमारे जो लास्ट अवॉर्डेड हैं भारत रत्न के, वो है नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणव मुखर्जी। अब मैं आपको बता देता हूं 2021 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री कितने कितने लोगों को दिया गया है। नाम तो बहुत सारे हैं, आपको याद में भी नहीं हो पाएंगे, और हो जाएंगे तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सारे नहीं आप याद कर सकते। तो 7 अवार्ड दिए गए हैं पद्म विभूषण और 10 अवार्ड दिए गए हैं पद्म भूषण और 102 अवार्ड दिए गए हैं पद्मश्री के। तो आपको ये नंबर्स याद कर लेने हैं। टोटल 119 अवार्ड दिए गए थे, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन डज डिटॉक्सिफिकेशन एंड प्रोड्यूसेस केमिकल नीडेड फॉर डाइजेशन।
देखिए ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब हमारे अंदर से टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर करता है। तो अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँगा कि इसकी बजाय अगर आपके लिए ये लिखा होता कौन सा पार्ट है हमारा जो यूरिया को बनाता है, जो पेशाब से निकलने वाला मटेरियल है यूरिया, उसको कौन बनाता है, तो अब आप आंसर दे पाएंगे वो है हमारा लिवर, क्योंकि वही तो हमारे लिए टॉक्सिक है। तो टॉक्सिक सब्सटेंस को लिवर बनाता है और ये केमिकल्स को प्रोड्यूस भी करता है जो हमारे खाने को डाइजेशन में मदद करते हैं। किसको? बाइल जूस को सिक्रीट करता है, और ये बाइल जूस ही हमारे अंदर जो फैट है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मैंने आगे फंक्शंस इसके लिख रखे हैं, यहाँ पर आप देखिए लिवर की कुछ स्ट्रक्चर है ऐसी। और मैं आपको बता दूं, लिवर से जो बाइल जूस निकलता है वो हर टाइम निकलता रहता है, लेकिन हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कनेक्ट है इसकी पाइप, इसकी जो पाइप है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कनेक्ट है। तो क्या जो बाइल जूस है वो रेगुलर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है? मैं कहूँगा नहीं। इसके पास एक स्टोरेज के लिए एक जगह, एक पाउच है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर में ही लिवर अपने बाइल जूस को इकट्ठा करता रहता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये इंसुमुलेट होता है कि भाई अब बाइल जूस की ज़रूरत है और भेजो, तो हमारा जो गॉल ब्लैडर है वहाँ से बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और वहाँ से फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने और प्रोसेस लिख रखे हैं जो कि लिवर करता है। क्या? अमीनो एसिड्स को रेगुलेट करता है, मतलब उनकी मात्रा को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता है। वैसे तो आपने पेनक्रियाज को सुना होगा, लेकिन ये भी रखता है। और रेगुलेशन ऑफ ब्लड क्लोटिंग को बचाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग से बचाता है। रजिस्ट करता है इन्फेक्शन से रोकता है। स्टोर्स विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पर एक वर्ड और नहीं लिखा मैंने, विटामिन और मिनरल्स को तो स्टोर करता है, और साथ साथ में ये फैट को भी सबसे ज़्यादा मात्रा में शरीर में स्टोर करता है। फैट की मात्रा को सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होती है? तो आप कहोगे लिवर में स्टोर होती है, और बाइल जूस को तो प्रोड्यूस करता ही है, मैंने ये आपको बता दिया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं अपना बताना चाहता हूँ कि ई बुक है हमारी, जो सिर्फ 99 रुपीज़ में हम दे रहे हैं। बेहतरीन 2000 क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो कि आपको फास्ट रिवीजन के लिए बहुत मदद करेगी और आपके आने वाले एग्जाम में आपको हेल्पफुल रहेगी। तो आपसे अनुरोध है, इसको खरीद लीजिए, जो कि आपको बेनिफिट देगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 3 रह गया है, क्योंकि वो टाइप ही नहीं हो रहा था, मतलब मेरे से टाइप नहीं हो रहा था। हो सकता है कोई और कर लेगा, तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ साइड में। तो ये Na है, H है और CO3 है। तो ये पूछा जा रहा है कि किसका फॉर्मूला है, तो आपको आंसर देना है ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है, जिसको खाने का पाउडर भी कहते हैं। आपको ये बात भी याद रख, खाने वाला सोडा भी कहते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आंसर लगा रखा है, ये बनता कैसे है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अमोनिया और नमक, ये जब मिल जाएंगे, मिलने के बाद 2 सब्सटेंस बनेंगे, NHO3 NHCO3, यही होगा हमारा बेकिंग सोडा, और साथ साथ बनेगा NH4Cl। तो ये तो कुछ है नहीं, ये तो एक्स्ट्रा में बन जाता है, लेकिन मेन हमारे लिए ये होता है। ये कैसे बनेगा आप याद कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, पानी होगा, अमोनिया होगा और नमक होगा। ये जब 4 चीज़ें मिलेंगी उसके बाद हमारा बेकिंग सोडा बनेगा। आपके रेलवेज जैसे एग्जाम्स में, SSC जैसे एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है। आगे बात करें, जब ये हमारा बेकिंग सोडा जो कि खाने वाला सोडा है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ये आगे 2 लगा रखा है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स को रखा जाता है और उसके बाद इसको तोड़ा जाएगा, तो जो बनेगा वो होगा हमारा धोने वाला सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा बनता है। इसको ही डिकम्पोज करके बेकिंग सोडा को डिकम्पोज जब करेंगे तो हमारा वॉशिंग सोडा बनेगा। ये बात भी आपको याद रखनी है, और साथ साथ उनसे निकलेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला, इसका यूज़ मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, कुछ यूज़ लिखे हैं लेकिन सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये क्या करता है, ये हमारे अंदर जो पेट के अंदर एसिड बन जाता है, जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हम बेकिंग सोडा को खा सकते हैं, उससे हमारी एसिडिटी कम हो जाती है। मतलब यहाँ लिख रखा है मैंने, एंटी एसिड के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और आगे बात करें तो ये हमारे, आपने सुना होगा केक वगैरह में सोडा पड़ता है, तो हमारे खाने को ये सॉफ्ट बना देता है, ये भी बात आपको याद रखनी है।
और हमारे जो खाने हैं उनको काफ़ी तेज़ी मात्रा में फुला देता है। आपने सुना होगा कि जब आप छोले वगैरह फुलाते हैं, मतलब पानी के अंदर डालते हैं, तो उसमें सोडा डाला जाता है जिससे कि वो बहुत तेज़ी से फूल जाए। आगे बात करें, यहाँ पर लिख भी रखा है मैंने, फॉर्म जैसी स्ट्रक्चर बनानी है हमको तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और किचन में अगर अचानक से आग लग जाती है तो आप इसको फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आग बुझाने वाले एक यंत्र के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। और बात करें तो ये रिमूव करता है हमारे विदाउट डैमेज ऑफ एनी मेट, मतलब किसी भी सामान में बहुत गंदगी जम गई है और वहाँ से हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका यूज़ करके हम उसे आराम से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है। और बात करें तो ये पेस्टिसाइड्स के रूप में भी काम होता है। आपको पता होगा हम खा लेंगे तो हमारे अंदर एसिडिटी को कम कर देगा। ये मेनली काम है। और तो मैंने ऐसे ही एक्स्ट्रा में लिख दिए हैं, कॉस्मेटिक वगैरह में यूज़ किया जाता है ये, तो वो एक्स्ट्रा में है। लेकिन एनसीईआरटी की लाइन सिर्फ इतनी है, वो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो एसिड, और उसके बाद ये हमारे यहाँ फायर एक्सटिंग्यूशर, और हमारे खाने में यूज़ होता है ये सॉफ्टनिंग। इस 3 चीज़ के अलावा कुछ और वहाँ पर नहीं लिखा है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ तेलंगाना स्टेट। यहाँ पर मैं दोबारा से आपको याद दिलाऊंगा, मेरी करंट अफेयर की वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो यकीन मानिए मैं लास्ट डेढ़ महीना नहीं हुआ है, 1 मंथ हुआ है करीब करीब, पूरा 1 मंथ में मैंने ऑलमोस्ट, यकीन आप मानेंगे नहीं, मैंने हर स्टेट को कम से कम 3 बार कवर कर दिया है। मतलब 3 बार उनकी डिटेल्स बताई हैं, साथ साथ कैपिटल है, कितनी लोकसभा की सीटें हैं, कितनी राज्यसभा की सीटें हैं, और क्या क्या वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है उस राज्य से, वो सब कुछ बता रहा हूँ। नेशनल पार्क हो गया, अब आज से मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड करूँगा उसमें। तो आपसे अनुरोध है उसे फॉलो करें। आपको ऐसे क्वेश्चन, जो ऐसा क्वेश्चन है ना, आपको खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं, जैसे आप स्टेट्स की वीडियो देख रहे हैं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बात करते हैं, तेलंगाना स्टेट की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। और हैदराबाद को ही प्रस्तावित किया गया था, हैदराबाद को ही 2024 तक प्रस्तावित किया गया था कि ये कैपिटल रहेगी आंध्र प्रदेश की। लेकिन अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल बना ली है उन्होंने 3। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है एक विशाखापट्टनम, एक कुन्नूर, और एक है उनकी अमरावती। 3 कैपिटल बनाई है, साउथ अफ्रीका के मॉडल को फॉलो किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हैदराबाद इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं सब कुछ बताता हूं। इस मैप का यूज मैंने करीब करीब 30 दिन में करीब 90 टाइम्स तो आराम से मैंने कर लिया होगा, और सारी डिटेल यहां पर बताता हूं। पड़ोसी राज्य, कौन सा राज्य में कितनी सीटें हैं, कौन से राज्य में एक नेशनल पार्क है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिटेल। तो आपसे अनुरोध है करंट की जो मेरी वीडियो है उसको फॉलो कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अन्नामलाई रिजर्व, टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस स्टेट पर है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये है। और इसी क्वेश्चन की वजह से, ये क्वेश्चन मैंने जब देखा एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ है, तो इसी क्वेश्चन की वजह से आज मैंने सोचा है कि अब से मैं हर वीडियो में आपको टाइगर रिजर्व ही कराने वाला हूं अपनी करंट की। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर आपके लिए आंसर है, मैंने कुछ यहां पर लिख रखे हैं, 20 लिखे हुए हैं। आप एक बार वीडियो रोक लीजिए और उसके बाद खुद पढ़ लीजिए। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, और अरुणाचल प्रदेश में और लिखा हुआ है कमलांग टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व, असम का मानस, असम का नामेरी, असम का ही ओरोंग और काजीरंगा, ये असम के इंपॉर्टेंट हैं। बिहार का वाल्मीकि है, छत्तीसगढ़ का उदंती है, और आगे बात करें छत्तीसगढ़ का अचानक मार है, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व है, और कर्नाटका का बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक का ही बांद्रा टाइगर रिजर्व है, भांद्रा टाइगर रिजर्व है, और कर्नाटक का ही डांडेली अंसी टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक का ही नगर होल टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक का ही बिलगिरी टाइगर रिजर्व है, बिलगिरी रंगथंबा टेम्पल टाइगर रिजर्व है, और भी बहुत सारे हैं। केरला के जैसे पेरियार, केरला का यहाँ लास्ट वाला दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर बात करते हैं परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। तो ऐसे ही मैं आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। यहाँ छोटी सी जगह पड़ गई इसलिए यहाँ पे क्लियर नहीं है, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सारी की सारी स्लाइड्स क्लियर रहती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दीज इंडियन म्यूजिक लेजेंड इज द एक्सपोनेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सितार। तो सितार बजाने वाले जो हमारे भारत देश के लेजेंड हैं उनका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा रविशंकर,
जो कि सितार बजाते हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिस्ट लगा दी है, ये आपके लिए आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए सरोद बजाने वाले इंपॉर्टेंट मैंने रेड कर रखे हैं। अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, अमजद अली खान है, बुद्धा देव दासगुप्ता है, बहादुर खान है, सरन रानी है और जरीन एस शर्मा है। तो ऐसे आप रिवाइज करते रहिए। सितार पंडित रविशंकर जी हैं और बहुत सारे यहाँ पर हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, यही पूछे जाते हैं आपसे। शहनाई में बिस्मिल्लाह खान जी हैं और अली अहमद हुसैन जी हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। और गिटार की बात की जाए तो ब्रजभूषण काबरा जी हैं। फ्लूट की बात की जाए तो हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तबला की बात की जाए तो जाकिर हुसैन साहब हैं, अल्लाह रखा साहब हैं, साबिर खान है, पंडित किशन महाराज जी हैं, पंडित जनन प्रकाश घोष जी हैं और संदीप दास जी हैं। तो इतने लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार आप रोक लीजिए वीडियो को, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जब आप फ्री हो तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखकर मैं बहुत ज़्यादा अचंभों में रह गया, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ डेवलप्ड बाय, तो जो हमारे आपको मालूम होगा और नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कंप्यूटर की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं। एक तो यूज़ होती है बैक एंड में, मतलब वो बैक एंड मतलब आपको पता नहीं चलेगा क्या सामने चल रहा है, और एक होती है फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में आप देख सकते हैं कि क्या क्या सामने दिख रहा है। जैसे कि आप मान लो कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सामने कुछ दिख रहा है, दिखता है एक फॉर्म कि आप नाम भरिए, आप पास यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालिए, तो ये जो आपको दिख रहा है ये होता है फ्रंट एंड। और जो पीछे आप मान लीजिए आप सबमिट कर देते हैं, सबमिट करने के बाद वो जो डेटा आपका सेव हो जाता है वो कहाँ पे सेव हुआ है, वो बैक एंड में सेव हुआ है, तो उसके लिए अलग लैंग्वेज होती है और फ्रंट एंड के लिए अलग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर उन लैंग्वेजेस के बारे में पूछा गया है, और सी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, वो बैक एंड लैंग्वेज है। तो ये किसने बनाई थी, मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने डेवलप की थी, तो आंसर हो जाएगा डेनिस रिची ने डेवलप की थी। मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए रिवाइज भी करा देता हूँ। देखिए पहली तो आपने पढ़ ली, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डिज़ाइन किया था। बाजार ने स्ट्रॉस्ट्रप ने सी प्लस प्लस को डेवलप किया था, और गाइडो वॉन रोसम ने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया था। पाइथन सबसे आसान लैंग्वेज है, अगर आपको सीखना है कंप्यूटर में तो आप सीख सकते हैं, कोई भी सीख सकता है, इतनी आसान लैंग्वेज है। ब्रेंडन ईच ये जावा स्क्रिप्ट की लैंग्वेज स्क्रिप्ट को डिज़ाइन किया था। जो जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ये हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेज है, मतलब आप कंप्यूटर में आप जो फॉर्म भरते हैं वो इससे बनाया जा सकता है। और अब जेम्स गॉसलिन ये फादर हैं जावा, जो जावा आपने सुनी हो अगर तो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फादर हैं और इन्होंने इसको डेवलप किया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बीरबल वॉज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ, आई थिंक ये सबको आंसर पता होगा, अकबर के नवरत्न में से एक है ये, तो ये आंसर अकबर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए सब लगा रखे हैं, 9 हैं, तो 9 को मैंने यहाँ पर लिख रखा है अबुल फजल, फैजी, तोदरमल, अब्दुल रहीम खाने खाना, तानसेन, राजा मान सिंह, फागिर अजीउद्दीन, और उसमें नीचे है हमारे मौलाना दो प्याजा और बीरबल। ये 9 हमारे भारत रत्न है, मतलब अकबर के भारत रत्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड, आंसर हो जाएगा 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। यहाँ पर हम कुछ और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो आरबीआई को बनाया कब गया था, तो 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था। किस एक्ट के अंदर बनाया गया था, तो 1934 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। आरबीआई का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, वहाँ से इसका कॉन्सेप्ट लिया गया था। आरबीआई को नेशनलाइज किया, अब मैंने आपको बता ही दिया, 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज किया गया। आरबीआई के जो लोगो हैं वहाँ पर पैंथर और पाम ट्री हैं। आरबीआई फुली गवर्नड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, क्योंकि नेशनलाइज हो चुकी है। और सेंट्रल जो ऑफिस है आरबीआई का वो पहले स्टार्टिंग में था कलकत्ता में, मतलब 35 में जब बना था तो उस टाइम पे इनका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, लेकिन 37 में इसको मुंबई ट्रांसफ़र कर दिया गया। और जो आरबीआई के डायरेक्टर हैं वो 4 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको चुनती है। बात करें गवर्नर्स की, तो पहले गवर्नर थे इनके जो 35 में बने थे, उनका नाम था ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले इंडियन गवर्नर बने थे जो 1943 से 1949 तक रहे,
उनका नाम था CD देशमुख। और पहले प्राइम मिनिस्टर से पहले और आखिरी प्राइम मिनिस्टर जो बने थे बाद में प्राइम मिनिस्टर, वो RBI के गवर्नर रहे हैं मनमोहन सिंह 1982 से 1985 तक। और पहली वुमेन डिप्टी गवर्नर, कभी भी गवर्नर कोई वुमेन नहीं रही है, लेकिन डिप्टी गवर्नर एक रही हैं जिनका नाम है KJ उदेशी। आगे बात करते हैं, मतलब आपको मैं बता दूं कि RBI का एक तो होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। तो 4 डिप्टी गवर्नर में से एक पहली जो फीमेल रही हैं उनका नाम यहां पर मैंने लिख रखा है, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो तो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं टॉम्ब इज लोकेटेड इन। हुमायूं टॉम्ब कहां पर है? तो दिल्ली में है। वैसे उनकी डेथ हुई थी आगरा में, लेकिन उनको बाद में ट्रांसफर किया गया था दिल्ली में। चलिए यहां पर बात करते हैं। आप देखिए अकबर, वो माफ कीजिएगा बाबर का जो टॉम्ब है, मतलब उनका जो जब वो मरे थे उनका लास्ट टाइम, मतलब लास्ट में उनको जहां पर रखा गया था वो है काबुल, वो काबुल में बना हुआ है। और हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदराबाद में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का औरंगाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में उपस्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। फराडे इज अ यूनिट ऑफ। तो फराडे किसकी यूनिट है? आंसर हो जाएगा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की यूनिट फराडे है। आप यूनिट भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछी जाती है, और कंसिस्टेंसी से ये यूनिट्स पूछते हैं ये लोग, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। रिडक्टेंस की बात कर लें तो रिडक्टेंस की मतलब इसकी यूनिट क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा हेनरी। और इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज की आपको बता दूं कूलाम होती है, और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की होती है सीमेन। क्या? सीमेंस। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल इज द UPSC कमीशन ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश। मतलब UPSC को किस आर्टिकल के अंतर्गत इस्टेब्लिश किया गया है? तो आर्टिकल 315 के अंतर्गत। चलिए आपने आंसर देख लिया, मैं आपको यहाँ डिटेल बताता हूँ। 315 के अंतर्गत तो आपने देख लिया कि PSC को इस्टेब्लिश करने की ताकत दी गई, चाहे वो हमारा UPSC हो, चाहे वो हमारा स्टेट PSC हो। लेकिन 316 आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, टर्म कितना होगा, चाहे वो UPSC हो, स्टेट PSC हो, इसके बारे में बताया गया है। 317 आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि रिमूवल कैसे होगा, कैसे सस्पेंड किया जाएगा किसी भी UPSC के जो हेड हैं उनको, या फिर मेंबर्स हैं उनको। और स्टेट PSC भी इसी में बताया गया है। आर्टिकल 318 में बताया गया पावर के बारे में कि UPSC के जो मेंबर्स हैं उनकी पावर क्या होगी, उनके जो स्टाफ है उनकी पावर क्या होगी। और 319 के अंदर बताया गया है कि वो अपनी जो अपने ऑफिस को होल्ड करने की जो ताकत है वो 319 में बताया गया है। 320 में बताया गया है कि स्टेट में किस तरीके से पब्लिक सर्विस काम करेगी। 322 में बताया गया है कि खर्चे किस तरीके से होंगे। और 323 में बताया गया है रिपोर्ट्स कैसे अपनी जारी करेगा PSC। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सीडियम, ये P आपको लगा होगा लेकिन P साइलेंट होता है, तो सीडियम इसको पढ़िए। सीडियम गुआजावा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ। मे बी आंसर आपको दिख रहा होगा, गुआवा कुछ लिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा A ऑप्शन, गुआवा। ये साइंटिफिक नाम है, मतलब साइंटिफिक नाम भी आते हैं, आपको रेगुलर पढ़ते जाना है, इनके बारे में रिवाइज करते जाना है। मैं यहाँ पर कुछ रिवाइज कराता हूँ। तो देखिए नीम है, जो नीम का पेड़ होता है उसका आज़ादी रिचता इंडिका इसका साइंटिफिक नाम है। कुछ अजीब सा ही नाम होता है लेकिन याद करना पड़ेगा हमको कुछ ना कुछ करके। पीपल की बात करें तो फाइकस रिलीजियोसालिन्स, मतलब पीपल का पेड़ रिलीजियस से रिलेटेड है, हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। रोज़ का रोज़ा है, तो ये तो बहुत आसान है। सेफ्रोन जो कि हमारा केसर है उसको क्रोकस सतीवस, ये इस तरीके ये इसका साइंटिफिक नाम है। शुगर केन सेकेरम, और सनफ्लावर है हेलियंथम एनस। टी है कैमेलिया सिनेसिस, और बैम्बू है बैम्बूसा अरादिना रिफोलिया। पता नहीं, बहुत बड़ा नाम हो जाता है, तो शायद सही पढ़ा है मैंने, अरादिना फोलिया, अदादिना नारीफोलिया ऐसे कुछ है। तंबाकू है निकोटिना टोबेकस। तो इस तरीके से साइंटिफिक नेम है, आप कुछ ट्रिक करके याद करिए। जैसे नीम को आप याद कर सकते हैं, नीम खाओ, और कुछ ऐसा करके आज़ादी मिल जाती है, कुछ इस तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलीनियम। आंसर हो जाएगा
एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। तो ये आपको याद रखना है और बुकें भी कुछ पढ़ते जाना है, क्योंकि याद कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।